की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। एक बार फिर लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम हेलो किसान, जो कि एक फोन इन कार्यक्रम है, यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सीधे तौर पर आप अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल विषय से जुड़े हुए ही होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले बता दें आज हम किन खास विषयों पर इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जो विषय रहेंगे वो रहेंगे कृषि यंत्रों पर भारत सरकार की योजनाएं, और इसके साथ ही बात की जाएगी आज के इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक विधि से सेब की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें और टीवी की आवाज बंद रखें, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के जरिए अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं तो नोट कर ले ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान अलग से लिखना न भूलें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर रौफ अहमद परे इस वक्त मौजूद हैं। आप वैज्ञानिक हैं, कृषि अभियांत्रिकी संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेंद्र वर्मा। आप निदेशक है कृषि शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान श्रीनगर जम्मू कश्मीर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि कृषि यंत्रों के बारे में बातचीत करते हुए सबसे पहले जानना चाहेंगे डॉक्टर रौफ आपसे कि हमारे देश में अगर कृषि मशीनीकरण की बात की जाए तो इसकी क्या स्थिति वर्तमान में बनी हुई है और इसको बढ़ाने की कितनी संभावनाएं आपको नजर आती है? देखिए, जब हम देश के एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि हम देखते हैं कि जो भी फ्यूचर में एग्रीकल्चर होना है वो मशीनरी के जरिए ही होना है जी। अब हम देखते हैं कि जो देश में अभी मशीनरी हम यूज़ करते हैं ये बिल्कुल स्क्यूड हो गया है। कुछ ऑपरेशन में जैसे आप देखेंगे हम बुआई करते हैं या मशीन के ज़रिए हम प्रिपरेशन करते हैं फील्ड की, उसमें बहुत सारी मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि कुछ जो हमारे ऑपरेशन हैं वहाँ पे मशीनरी बहुत कम यूज़ हो रही है। और हम जानते हैं कि जब हम मशीनरी इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे जो इनपुट है उसमें जो हम सेविंग करते हैं, या चाहे फर्टिलाइजर हो उसमें सेविंग होती है, या जो क्वालिटी है हमारे प्रोड्यूस की वो सबसे अच्छी रहती है जी। तो इसलिए जब हम मशीनरी का कृषि में उपयोग या प्रयोग की बात करते हैं तो इसका डायरेक्ट रिलेशन फार्मर की आय से है कि उसका कितना मुनाफा होगा, कितना फायदा होगा, कितना सेविंग होगा, उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि आपकी लागत खेती में कितनी आ रही है और आपका मुनाफा कितना होगा, ये सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से आप मशीनों का यानी कि कृषि यंत्रों का आप इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में विस्तार से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। खेती को उन्नत बनाने में मशीनों का काफी योगदान रहता है। गांव और किसानों के विकास में भी कृषि यंत्र काफी अहम साबित हो रहे हैं। आधुनिक कृषि मशीनों के उपयोग से न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि श्रम भी कम लगता है। बुआई से लेकर कटाई तक ज्यादातर सभी कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग किया जाता है।
ऐसे में किसानों को मशीनों और तकनीक के प्रति जागरूक करने और खरीद के बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। इन्हीं योजनाओं में से एक है कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना। छोटे और सीमांत किसानों, कम कृषि शक्ति की उपलब्धता वाले क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 2014-15 में कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन शुरू किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराए गए। इनमें ट्रैक्टर, पावर टिलर, कंबाइन हार्वेस्टर, स्वचालित मशीनरी, ट्रैक्टर और पावर टिलर चालित उपकरण, कृषि ड्रोन और पौध संरक्षण उपकरण आदि शामिल हैं। योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा खेती के आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 50 से 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। 2014-15 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 5,490 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई। जनवरी 2022 तक किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराई गई मशीनों और उपकरणों की संख्या 13,78,755 थी, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 13,88,314 हो गई। किसानों को किराए पर मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर 2022 में 18,824 कस्टम हायरिंग सेंटर, 403 हाई टेक हब और 16,791 फार्म मशीनरी बैंक काम कर रहे थे। चालू वर्ष 2022-23 के दौरान 65,302 मशीनों का सब्सिडी पर वितरण करने के लिए अब तक लगभग 504 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि 2,804 CHC, 12 हाईटेक हब और 1,260 ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए जारी की जा चुकी है। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सेब की खेती के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो डॉक्टर महेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सेब की खेती है वो किस तरह से किसानों की जिंदगी में परिवर्तन ला रहा है, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और खास तौर पे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जब सेब की बात करते हैं, क्योंकि सेब एक बहुत ही अच्छा फल है जी, भी उसको बोलते हैं कि एक सेब खाएंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी बीमारियों से उसका इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल, तो इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमारे किसान हैं सेब की बागवानी कहाँ कर सकते हैं और उसमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना जी। तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के जो ऊपर पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ की सर्दियों का जो तापमान है, जो विंटर में जो टेम्परेचर होता है तकरीबन 7 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए जी। ये जो स्थान है वहाँ, क्योंकि विंटर में जो टेम्परेचर कम होता है उसकी वजह से सेब के जो पेड़ हैं, जो उनके पौधे हैं, उनमें वो शाखें लगती है जिसमें फूल आता है और उसके शाख पर ही वो फल बनते हैं। क्योंकि इस तरह का तापमान, लो टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं चिलिंग रिक्वायरमेंट जी, वो सेब के पौधों को चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं मिलता है तो उनमें जो फलों की जो शाखें हैं वो कमजोर बनेंगी, फल हैं उनका आकार कम होगा और पैदावार कम होगी। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को मेरा यही कहना है कि जो लो चिलिंग वेराइटीज हैं, जिनमें कि 700 से 800 चिलिंग यूनिट होती है, उनको नीचे वाले इलाकों में लगाएं। और जो हाई चिलिंग वेराइटीज है, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी नई वेराइटी है, जैसे गाला है, और गाला के जो स्ट्रेन्स होते हैं वो कुछ लो चिलिंग वेराइटीज होती हैं जिसमें कि आप 800 से 1000 चिलिंग यूनिट में लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो सेब की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि स्थान और जो तापमान है उसका ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। इसके आगे खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें, ये इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। देश में सेब की सबसे ज्यादा खेती हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में की जाती है। हालांकि अब सेब की कई ऐसी किस्मों को तैयार कर लिया गया है जिन्हें अब मैदानी भागों में भी उगाया जा सकता है। सेब की खेती के लिए गहरी, उपजाऊ और दोमट मिट्टी सही रहती है।
इसकी खेती के लिए खेत ऐसा होना चाहिए जहां जल भराव ना होता हो, क्योंकि जल भराव के कारण पौधों को कई तरह के रोग लगने का खतरा बन जाता है। सेब के पौधों को अच्छे विकास के लिए ठंडे तापमान की जरूरत होती है, जिसमें 20 डिग्री तापमान पौधे के विकास के लिए काफी अच्छा माना जाता है। फलों के पकने के दौरान इन्हें 7 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। सेब के पौधों को दिसंबर से मार्च तक रोपित करना चाहिए। सेब में कटाई छटाई जब पत्तियां गिर जाती है और पेड़ सुषुप्तावस्था में रहते हैं तब करनी चाहिए। कटाई छटाई का काम नई कोपले या फूल आने के 1 महीने पहले ही खत्म कर लेना चाहिए। सेब का रुइया माहू, टेंट कैटरपिलर, सेब का तना भेदक कीट और जड़ भेदक कीट से बचाना चाहिए। साथ ही सेब को स्क्वैब रोग, कैंकर, गुलाबी कैंकर और श्वेत मूल विगलन रोग से भी बचाना चाहिए। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी, इस पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, नमस्ते जी नमस्कार, बताएं। मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये था कि जो कृषि यंत्र किराए पर मिलते हैं तो ये किस स्तर पर मिलते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में या फिर कहाँ कहाँ उपलब्ध रहते हैं? पहला सवाल ये था जी। और दूसरा सवाल ये था कि लगभग हर तरह के यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध रहता है, सब्सिडी हर यंत्रों पर मिलती है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या ट्रैक्टर वगैरह पे भी अनुदान मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये जानना था। जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर रॉस बताएं। बिल्कुल विपिन जी, जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि जो हम सब्सिडी की बात करते हैं यंत्रों की, वो कहाँ से मिलती है? जो केंद्रीय सरकार की ओर से होता है वो हर एक स्टेट के साथ कनेक्टेड है। वहाँ पे फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ज़रिए से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो अगर आपको यंत्र लेना हो तो आपको जो आपका नज़दीकी कृषि ऑफिस है वहाँ से संपर्क करके, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है और उसके बाद ब्लॉक लेवल पे। तो जो आपका नज़दीकी ऑफिस है, जो आप केवीके की बात करते हैं, एक्चुअली केवीके के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। और रही दूसरी बात कि किन किन यंत्रों पे जो सब्सिडी मिलती है, क्या ट्रैक्टर पे मिलता है? बिल्कुल, जो भी आप प्रश्न पूछे कि ये ट्रैक्टर है या पावर टिलर है, इन सब पे मिलता है। तो अगर आपको कंप्लीट लिस्ट देखना हो, आप जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट है उस पर कंप्लीट लिस्ट है कि किस यंत्र पे मिलता है, कितना अमाउंट मिलता है, वो पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं। जिस भी यंत्र के बारे में जानना हो आप वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल। तो विपिन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, इन्हें शामिल करते हैं। राजू पचौरी जी ने सवाल भेजा है और जानना चाहते हैं कि क्या सेब की खेती मथुरा में की जा सकती है? जी बताएं। जी बात है, आप पूछ रहे थे कि मथुरा में क्या सेब की खेती की जा सकती है? जी जी। देखिए, मथुरा का जो क्षेत्र है वो कम ऊंचाई वाला है, क्योंकि अन्य जो प्रजाति के जो सेब के जो फल हैं केवल ऊंचे इलाकों में किए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर जो है 7 डिग्री सेल्सियस हो। लेकिन अब कुछ प्रजातियां हैं जिनको कि आप लेकर के मथुरा में लगाएंगे तो उसको एक किचन गार्डनिंग तक ही उसको लगाएं। कॉमर्शियल खेती के लिए उसकी जो क्वालिटी होती है, उसकी जो स्टोरेज लाइफ होती है और उसका प्रोडक्शन है, वो आपको आपका जो मथुरा है वहाँ नहीं मिलेगा। जिस तरह के कि जैसे कश्मीर में आपको मिलता है, किन्नौर में आपको मिलता है, शिमला में आपको मिलता है, नैनीताल में आपको मिलता है। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि जो लो चिल वैरायटी है, इसमें कि मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, एक तो है अन्ना वैरायटी है और एक आपको हरिमन 99 भी है। ये दोनों लो चिल वैरायटीज है जो कि आप मथुरा में लगा सकते हैं, लेकिन उनको कम क्षेत्रफल में लगाएं, केवल किचन गार्डन तक लेवल में लगाएं, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, हो सकता है उसका मार्केट प्राइस आपको नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल राजू जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं विष्णु सिंह जी, जोधपुर राजस्थान से। आइए उनका रुख करते हैं। विष्णु जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो विष्णु जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विष्णु जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सेव में पीलापन और हरापन ज्यादा क्यों रहता है? किस फसल के बारे में आप पूछना चाहते हैं? सेव की फसल के बारे में। अच्छा जी ठीक है डॉक्टर आप जी मैं बताता हूँ इनको, क्योंकि सेब में इनका समस्या जो है, ये राजस्थान से मुझे लगता है बात कर रहे हैं। जी जी। और इनकी जो समस्या है कि सेब में हरापन और पीलापन क्यों रहता है। तो
देखिए जो रंग है, रंग आता है केवल ऊपर वाले जो इलाके हैं ना, ऊंचे पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ ठंडा होता है, वहाँ जो हाई चिलिंग वाली जो वैरायटी होती है उनमें कलर डेवलपमेंट होता है। यदि हम उसको लो चिल में लगाते हैं, एक तो उसका वैरायटी का जो फर्क है, क्योंकि जो लो चिल वैरायटी जो उसमें कलर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता है। दूसरा ये है कि जो ये आपका जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, वहाँ उसको जो सनलाइट है वो उस इंटेंसिटी की उसको नहीं मिल पाती है, ह्यूमिडिटी काफी रहती है क्योंकि ये रेनी सीजन शुरू हो जाता है। इसीलिए लो चिल वैरायटी होने की वजह से उसमें कलर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। उसमें मैं तो कहता हूँ टेस्ट भी उसमें अच्छा नहीं आएगा, उसको आप स्टोरेज भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो, और पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे लेकिन उसमें फलों की जो मात्रा होती है, संख्या होती है, बहुत काफी कम लगती है। जी विष्णु जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर रऊफ आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में खेती की स्थिति की अगर बात की जाए तो खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों के मुकाबले अगर देखा जाए तो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में हम पिछड़ रहे हैं। तो क्या कृषि यंत्रों के जरिए उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जब हम कृषि में उत्पादकता की बात करते हैं, जो प्रोडक्टिविटी हमारी बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत कम है। भले ही हमारे देश फूड सिक्योर हो गया है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। अगर हम देखेंगे 1950 में हमारा जो पावर था जो खेत पे वो 0.5 था, और जब हम आज की बात करते हैं तो इट इज़ अराउंड 2.249। तो अगर हम वहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं, हम देखते हैं कि जितना पावर बढ़ा है हमारे खेत पे उस हिसाब से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो अगर हमको फ्यूचर में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है उसके लिए हमको पावर बढ़ाना है, और जब हम पावर बढ़ाने की बात करते हैं इसका मतलब है हमारे खेत पे कितनी मशीनरी, कितने ट्रैक्टर्स, कितने पावर टिलर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए सरकार का भी पूरा जोर है कि 2047 तक हमारा जो मैकेनाइजेशन लेवल है वो 70% होना चाहिए, जो कि अभी 45% है। बिल्कुल, तो 40 से 45% के आसपास है, लेकिन इसे बढ़ाने की आवश्यकता है और सरकार इस पर काफी जोर दे रही है। तो आप भी सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे, साथ ही सेब की खेती के बारे में भी बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम कृषि यंत्रों से जुड़े भारत सरकार की योजनाओं के बारे में और साथ ही सेब की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। राम प्रताप जी हिसार हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राम प्रताप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी राम प्रसाद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हरियाणा में भी हमारे सेब की खेती हो सकती है क्या? हरियाणा में सेब की खेती हो सकती है या नहीं, जानना चाहते हैं? जी डॉक्टर महेंद्र बताएं। जैसा कि आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी पहले भी 2 प्रश्न हमारे पास में आए हैं। बिल्कुल, एक तो मथुरा से आया है, एक राजस्थान से आया है। तो ये भी इलाका एकदम मिलता जुलता है, वो भी नीचे वाला इलाका है। तो मेरा फिर से एक आपको भी ये सजेशन रहेगा, तो लो चिल वैरायटीज है, जिसमें भी मैंने आपको भी नाम भी बताया था, जिसमें कि अन्ना है, हरिमन 99 है, वो पौधे को लेकर के आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी जैसे मेरे एक किसान भाई बता रहे थे, उनका रंग हल्का सा पीला हो जाएगा, हरा रंग का रहेगा, उनकी स्टोरेज लाइफ कम होगी। लेकिन आप उनको लगाएं, लेकिन अपने किचन गार्डन तक ही लगाएं, उसको कॉमर्शियल कल्टीवेशन पे नहीं लगाएं, क्योंकि आपको उसमें क्वालिटी नहीं मिलेगी जिस तरह से आपको कश्मीर मिलती है, किन्नौर में मिलती है और नैनीताल में भी। जी जी। डॉक्टर महेंद्र, जानना चाहेंगे कि अच्छी गुणवत्ता वाले सेब की किस्में कौन कौन सी है जिनकी बाजार में बहुत ही अच्छी मांग रहती है? जी, जैसा कि जहां तक किस्मों की बात है, क्योंकि ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे जो किसान जो सेब की जो बागवानी करते हैं इन क्षेत्रों में, जैसे हमारे पास में पुरानी प्रजातियां होती थी, रेड डेलिशियस, गोल्डन डेलिशियस, और जब फिर थोड़ी सी और नई वैरायटी थी, ऑर्गेनिस्पर, रेड चीफ। लेकिन अभी जो हमारा सेब की जो खेती है, जो पुरानी पद्धति से अब हाई डेंसिटी में कन्वर्ट हो गई है, जहाँ की पैदावार काफी अच्छी मिलती है और जो स्टोरेज लाइफ है वो भी ज्यादा होती है। तो उसके लिए मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, यदि हाई डेंसिटी में जाना है, अच्छे गुणवत्ता वाले आपको सेब का उत्पादन करना है, तो अभी जो नई प्रजातियां आई हैं, जिसमें मैं बताना चाहूंगा गाला है, उनके कुछ स्ट्रेन है, जैसे किंग रोट है, शिनीगो गाला है, रेड वेलॉक्स है, स्कारलेट स्पर 2 है, सुपर चीफ है, रेड लम गाला है, सिल्वर स्पर है, ऑर्गन स्पर है। तो ये नई प्रजातियां हैं, इसमें कलर भी बहुत अच्छा रहता है, पूरे फल पर पूरा की पूरा लाल कलर रहता है, साइज भी उसका अच्छा रहता है, और उनका जो भंडारण जो क्षमता है, स्टोरेज लाइफ है, बहुत अच्छी होती है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ से सतीश वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी सतीश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ड्रोन के बारे में पूछ रहा हूँ, कितनी सब्सिडी है उसमें? जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर रॉफ बताएं। जो ड्रोन की सब्सिडी की बात कर रहे हैं कि सरकार की ओर से, केंद्रीय सरकार की ओर से ड्रोन के लिए 10 लाख जो है वो किसी ICAR इंस्टीट्यूट हो या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, उनको 10 लाख तक मिलता है। जहाँ पे हम फार्मर के लेवल की बात करते हैं, अगर FPOs है तो उनको 75% जो सब्सिडी है, यानी 10 लाख में 7.5 लाख तक का सब्सिडी मिलता है। उसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल फार्मर है, उनको 40% सब्सिडी मिलता है, मतलब 4 लाख तक जो मैक्सिमम लिमिट है ड्रोन की प्राइस की, वो है 10 लाख। तो उसमें से जब 40% की बात करते हैं तो उनको 4 लाख तक की सब्सिडी मिलती है। जी डॉक्टर रॉफ, जानना चाहेंगे आपसे कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये जो ड्रोन है वो कृषि क्षेत्र में एक तरह से क्रांति ला सकता है? क्या इसकी अहमियत है कृषि क्षेत्र में? हम देखते हैं कि जो हमने कृषि में जो ड्रोन का उपयोग पहले किया, जो राजस्थान में पहले समस्या आई थी कि टिड्डी की प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पे हमने देखा कि ड्रोन के जरिए हम क्या कर सकते हैं जो दूसरे यंत्रों के थ्रू हम नहीं कर सकते। हमने देखा कि वहाँ पे हमको पूरे एरिया में कम टाइम में स्प्रे करना था, तो इसलिए तब से लेकर सरकार कंटिन्यूसली इस पे काम करते आ रहे हैं कि कैसे हम कृषि में ड्रोन का उपयोग करें। इसका इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारे फार्मर्स है जो छिड़काव करते हैं, पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश के बाद हमको 3-4 दिनों तक
हम खेत में नहीं जा पाते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि ड्रोन वही काम कम समय में और उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे जो खेत है उस लायक नहीं है कि हम ट्रैक्टर के जरिए वहां पे स्प्रे कर सकते हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी हम देखते हैं जब हम स्वास्थ्य लेवल की बात करते हैं कि हम देखते हैं कि कोविड के बाद हमारे किसान भी जागरूक हो गए हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही रहना चाहिए। तो हम देखते हैं जब भी किसान स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, उसमें से कुछ फ्यूम्स उनके अंदर चले जाते हैं। तो उससे बचने के लिए भी हम ड्रोन के जरिए स्प्रे कर सकते हैं। तो जब ड्रोन के जरिए स्प्रे होता है तो इससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स है हमारे फार्मर्स को उनके स्वास्थ्य रिलेटेड वो बच जाते हैं उससे। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब पानी की किल्लत होती है वही पानी जो हम स्प्रे में यूज करते हैं जब हम ड्रोन के जरिए करते हैं तो उसमें लगभग हम 1/30 इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर 300 लीटर करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 लीटर की जरूरत पानी की बचत हो जाती है। पानी की बचत हो जाती है। इसी तरह केमिकल्स की बचत हो जाती है। तो हम हर एक एंगल से जब हम देखते हैं तो फार्मर के लिए ये लाभदायक। बिल्कुल, तो काफी लाभदायक हो सकता है ड्रोन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो, और इसके लिए सरकार भी योजना चला रही है, तो जाहिर तौर पर आप इसका लाभ ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अनिल जी, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी अनिल जी, मैं अनिल बोल रहा हूँ टनकपुर चंपावत से। जी बताएं। मैम सबसे पहले तो मैं डेली आपको तो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैडम मेरा सवाल ये है कि जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं मैम, तो उत्तराखंड की जलवायु मतलब सेब की खेती के लिए ठीक है या केवल ये सेब की खेती हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ही होती है मैम? जी आइए जानते हैं। जी डॉक्टर महेंद्र, उत्तराखंड में क्या कर सकते हैं सेब की खेती? जी बिल्कुल, आपका उत्तराखंड का जो ऊपर वाला जो इलाका है, जिन पहाड़ियों की जो ऊंचाई है तो कम से कम 1500 मीटर से ऊपर हो, क्योंकि मैं अभी पिछले महीने ही आपके उत्तराखंड में जाके आया था, जिसमें कि आपका नैनीताल है, सागर है, रामगढ़ है, उसी के आसपास लगते हुए जो इलाके हैं, कम से कम यानी कि 1500 मीटर से ऊपर होना चाहिए, जहां तापमान आसानी से मिल जाता है आपको। सर्दियों में तकरीबन दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 7 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और वहाँ सेब की खेती बहुत ही अच्छी हो रही है। अभी कुछ लोगों ने हाई डेंसिटी में लगाया, गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम है, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ किंग रोड गाला के जो स्ट्रेन्स हैं उनकी बहुत ही अच्छी आ रही है, सुपर चीप है उनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आ रही है। यदि आप उनको हाई डेंसिटी में लगाते हैं, जिसमें कि आपको ड्रिप इरिगेशन देना पड़ेगा, पौधों को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, और पानी का बिल्कुल अच्छी तरह से उनका देखभाल करनी है साथ में, क्योंकि उत्तराखंड में थोड़ा सा ओला की थोड़ी सी समस्या रहती है। इसीलिए आपको उसमें हेल नेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। तो आप बड़ी अच्छी तरह से उत्तराखंड में सेब की खेती को अच्छी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है। डॉक्टर महेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि सेब की खेती के लिए अगर किसान बाग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय क्या रहेगा और कैसे लगाएं बाग? जी, जैसा कि सेब का जो पेड़ होता है, ये सर्दियों में इसकी पत्तियां गिर जाती हैं, और गर्मियों में जब मार्च जब शुरू होता है, जब टेम्परेचर राइज करता है, तो इसके जो पौधे हैं उसमें कलियां आना शुरू हो जाती हैं। तो उसका समय लगाने का जो समय है, जब पत्तियां इसकी गिर जाती हैं, तो मैं तो कहता हूं कि फरवरी और मार्च का महीना है, उसमें पौधों को लगाना है। लेकिन उससे पहले भी तैयारी उनको करनी पड़ती है कि अक्टूबर के महीने से ही जिसको भी अपने खेत में सेब के बाग लगाने हैं, गड्ढों की खुदाई कर ले, क्योंकि ये जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं वहाँ मिट्टी की थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि नीचे रॉक्स होती हैं, उसमें पत्थर होता है। तो कम से कम 1 मीटर गहरा घनाकार का, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर उसका चौड़ाई वाला और गहराई वाला गड्ढा खोद करके उसको अक्टूबर के महीने में खोद के रख लें। उसके बाद उसमें सड़ा हुआ गोबर का खाद कम से कम हर गड्ढे में 20-20 किलो सड़ा हुआ गोबर का खाद डाल दें। यदि किसानों को हाई डेंसिटी में जाना है, सघन खेती में जाना है, तो रो से रो की जो दूरी होती है वो कम से कम 3 मीटर रखें, और जो पौधे से पौधे की दूरी होती है उसको ये 1.5 मीटर पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो नए पौधे होते हैं वो हम क्लोनल रूट स्टॉक पे लगाते हैं, जिसमें कि M9 हो, M111 हो या हमारा MM106 हो, उनको हम लगाते हैं। तो 1.5 से 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। तो लगाने का सही उचित समय है, आप अक्टूबर से शुरू कर लें, गड्ढे की खुदाई कर लें और सर्दियों में उसको रखें। आप दिसंबर में उसको पौधों को नहीं लगाएं, क्योंकि सर्दियों में फिर पौधे का मरने का खतरा रहता है, क्योंकि जब बर्फ गिर जाती है तो वहां पर
जमने से उसकी जड़ों में नुकसान हो जाता है, इसलिए आप फरवरी के महीने में ही पौधों को लगाएं, लेकिन उससे पहले आप खरीद करके पौधों को रख लें। डॉक्टर महेंद्र, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं बाग लगाने के बारे में। कुछ और जानकारियां आपसे आगे लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। सिकंदर जी भरूच गुजरात से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी सिकंदर जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो जी सिकंदर जी, टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, भरूच में सेब होता है, गुजरात में। ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर महेंद्र बताएं। प्रश्न जरा थोड़ा सा दोबारा बताएंगे, क्योंकि मुझे जी सिकंदर जी गुजरात के भरूच से ताल्लुक रखते हैं और उनका भी वही सवाल है कि यहाँ पे सेब की खेती वो कर सकते हैं या नहीं। जी भरूच गुजरात की बात कर रहे हैं जी। हाँ, तो उनको भी मेरा यही कहना है कि मैं तो कहता हूँ कि वहाँ नहीं लगाएं तो अच्छी बात है, वहाँ केवल किचन गार्डन में भी लगाएं, क्योंकि और भी फल हैं जो कि क्लाइमेट वहाँ उसका सूट करता है आपके भरूच का। तो मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा कि आप भरूच में सेब की खेती करिए, उसका कोई ज्यादा मुनाफा होने वाला नहीं उसका। जी बिल्कुल। तो सिकंदर जी, उम्मीद है सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे। सेब के अलावा कुछ और फल जो वहाँ पे पाए जाते हैं, जो क्षेत्रीय फल है जिनकी मांग अच्छी रहती है, उनकी खेती से जुड़े। आगे बढ़ते हैं। कुछ दर्शक हमारे सवाल भेज रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो उन सवालों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है चुन्नीलाल जी ने मध्य प्रदेश से। वो जानना चाहते हैं कि खेती में उपयोग होने वाले पावर टिलर और रोटावेटर के लिए कहाँ से सब्सिडी उन्हें मिल सकती है। जी डॉक्टर राव बताएं। ये प्रश्न हमारे जो किसान भाई है बार बार पूछते हैं कि कहाँ से उनको सब्सिडी मिलती है। हम फिर से उनको ये बताना चाहेंगे कि जो भी सब्सिडी है ये केंद्र से स्टेट की ओर जाती है और स्टेट से फिर जो है लोकल लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट होती है। तो जो आपका नज़दीक की जो कृषि ऑफिस होगा वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, और ऑनलाइन हर एक स्टेट का अपना ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ के थ्रू वो आपको अप्लाई कराएंगे और आपको इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। जी आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर का रुख करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि छोटे किसान हैं जिनकी जोत बहुत कम है, तो ऐसी दशा में उनको कौन कौन से रखने चाहिए जिससे अपनी सफल खेती कर सकें। उनको सब्सिडी देने के लिए विभाग को मिलना चाहिए, उद्यान विभाग को मिलना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए। जी जो छोटे जोत के किसान हैं वो किस तरह से कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर रॉफ बताएं। जो हम देखते हैं कि जो सरकार का जोर है, हम जो देश में है हमारे 85% जो किसान है वो छोटे स्तर के हैं। तो इसलिए जो सरकार की ओर से जो योजना है सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उसका मेन फोकस ये है कि हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं कैसे वो यंत्रों का उपयोग कर पाएँ अपने खेत में। तो इसीलिए सरकार की ओर से जो योजना है उसमें जो 40% या 50% सब्सिडी मिलती है, डिपेंड करता है कि किस स्तर के फार्मर है, तो वो उसका लाभ लेके आप अपने खेती में उन यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ सरकार की ओर से यह है कि आप कस्टम हायरिंग सेंटर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी मशीनें आप एक जगह रख के खुद के इस्तेमाल के लिए भी और दूसरों के इस्तेमाल के लिए भी दे सकते हैं। तो उसमें आपको क्या है, मुनाफा भी मिलेगा और अपने खेत पे भी उन यंत्रों का इस्तेमाल होगा। उसके साथ साथ अगर आप कोई ऐसा, चूंकि आप शायद उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश में और एक योजना चल रही है केंद्र सरकार की ओर से, जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पराली की समस्या है उसके लिए भी अलग से योजना चलती है। उसमें जो पराली के संबंधित रिलेटेड जो हमारी मशीनरी है, चाहे वो रिवर्सिबल एमबी प्लो है, चाहे वो बेलर है, उस पर भी सब्सिडी मिलती है। तो उसका भी आप अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं, आप उस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। तो नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और ले डॉक्टर की सलाह। क्या बीमारी दिल की हो, दांतों की हो, दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें।
कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम सेब की खेती और साथ ही कृषि यंत्रों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं। हेलो, सीताराम यादव जी इस वक्त राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। सीताराम जी, आपसे सबसे पहले गुजारिश करेंगे कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में इससे रुकावट आएगी। जी, फोन लाइन के जरिए बात करें, बताएं क्या जानना चाहते हैं। हाँ मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। मैम, मुझे ट्रैक्टर के छूट में लेना है मैम, तो उसके संबंध में जानकारी चाहिए थी जी, और इसके लिए वेबसाइट है तो बताइए मैम। जी आइए जानते हैं। तो ट्रैक्टर आप लेना चाहते हैं, डॉक्टर राव बताएं किस तरह से योजना का लाभ ले सकते हैं। पहली बात है कि जो आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस स्तर के आप खेती करते हैं, कि अगर आप छोटे लेवल के किसान हैं, कि आपकी जो खेती बहुत कम है, तो उस हिसाब से आपको पहले पावर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कितने पावर का, चाहे 20 हार्स पावर, 30 हार्स पावर, किस रेंज में आपको ट्रैक्टर लेना है। उसके साथ साथ जो सरकार की योजना है ये इसी हिसाब से चलते हैं कि किस रेंज में आपको जो पावर लेना है उसी हिसाब से सरकार की ओर से भी आपको सब्सिडी मिलती है। तो जो आपका राज्य है, जो आपका नज़दीकी कृषि ऑफिस है, वहां से आप अप्लाई करके, लेकिन पहले आपको देखना पड़ेगा कि किस रेंज का आपको पावर चाहिए। तो उस पे आप फिर जो सब्सिडी है, बिल्कुल ट्रैक्टर पर भी आपको सब्सिडी मिलती है, आप वहां से ले सकते हैं। बिल्कुल। और आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर महेंद्र, आपने हमें बताया कि जो किसान सेब के बाग लगाना चाहते हैं उन्हें कब और कैसे सेब के बाग लगाने चाहिए। इसके बाद बात आती है कि किस तरह से बाग की देखभाल की जाए। तो बताएं हमें, देखभाल के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें, खासतौर पर खाद्य उर्वरकों की अगर बात की जाए, पोषक तत्व प्रबंधन की, तो वो किस तरह से किया जाता है। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, क्योंकि जो सेब का जो पेड़ होता है उसको शुरू से ही आपको उसको देखभाल करने की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा तो उसको शुरू में ही आवश्यकता होती है जी जी। क्योंकि पौधा नाजुक होता है, फल उसमें काफी लगते हैं। तो पौधे को जैसे लगाते हैं तो सबसे पहले तो उसको सपोर्ट देना है हमें कि हर पौधा है सीधा रहे, उनकी जो शाखाएं हैं चारों तरफ फैले, और यदि जो उसका जो पौधा बनता है उसमें शाखाएं एक तरफ ज्यादा होती है, एक तरफ कम होती हैं, तो उनको बैलेंस बना के रखें और बराबर की शाखाओं को हर चारों दिशाओं में रखें। क्योंकि जो पेड़ होता है, जब उसमें फल लगता है तो वजन ज्यादा होने की वजह से पेड़ मुड़ जाता है और उससे पेड़ का यानी कि मरने की संभावना भी रहती है। दूसरा और मैं बताना चाहूंगा कि जो पौधे हैं, यदि हम हाई डेंसिटी में जाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपको सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि ज्यादा पौधे होते हैं, पौधा जब भी बढ़वार लेता है, जब आप उसको प्रॉपर उसको इरिगेशन आप देते हैं, सिंचाई उसको करते हैं। उसी के साथ साथ में आपको चाहिए कि जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि उसमें फर्टिलाइजर देना है, FIM देना है, सबसे पहले आपको लगाने से पहले ही आपको गड्ढे में देना है। मैंने बताया था हर गड्ढे में देना है। उसके हर साल के बाद में सर्दी होने से यानी कि सर्दी जब शुरू होती है, जब पौधा 1 साल का जब पुराना हो जाता है, तो आप हर साल में कम से कम 25 से 30 किलो सड़ा हुआ गोबर का खाद उसमें देना है। और जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, नाइट्रोजन की मात्रा 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा और पोटास और जो आपका फास्फोरस है उसकी पूरी मात्रा को तकरीबन आपको नवंबर से दिसंबर के महीने में उसको पौधे को दे देना है। जो नाइट्रोजन की जो दूसरी जो मात्रा होती है उसको जब जो फ्रूट सेट हो जाता है, जो फल उसका बन जाता है, उसके 1 महीने के बाद आपको देना है। जैसे फूल आपका मार्च में आता है तो अप्रैल में आपको देना है 1/3 आपको यूरिया का, फिर आपको 1 महीने के बाद में 1/3 उसको देना है। लेकिन उसके साथ साथ में ही आपको सिंचाई की व्यवस्था
बिल्कुल अच्छी तरह से रखें। बिल्कुल। डॉक्टर महेंद्र, सिंचाई की व्यवस्था के बारे में भी आपसे आगे जानेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। परेश जी गुजरात से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। परेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। किसानों का कोऑपरेटिव संस्था हो, अगर वो कृषि यंत्र की खरीदी करके छोटे छोटे किसानों को भाड़े से भी अगर दे सकते हैं तो उसमें छोटे छोटे किसानों को भी फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है। जी जी। दूसरा मैं पूछूंगा अगर कोई किसान है वो खुद कृषि संयंत्र खरीद के, जैसे अपने ड्रोन फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ड्रोन खरीद करने के लिए, ड्रोन खरीदने के लिए या और कृषि संयंत्र खरीद के छोटे छोटे किसानों को वो किराए पे भी दे सकते हैं किसान, तो इसके लिए क्या योजना है और जो क्या इसमें सब्सिडी भी मिल सकती है किसानों को? धन्यवाद। बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर रऊफ बताएं। तो पहले सहकारिता के बारे में उन्होंने बताया। पहले तो मैं परेश जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने किसान के लेवल की बात की कि जिससे एक्चुअली हमारे देश में जो मैकेनाइजेशन है, जिस लेवल में उसको आगे बढ़ाना है, उसका ये एक तरीका है कि किसान खुद उसका इस्तेमाल करे और दूसरों के इस्तेमाल के लिए भी दे दें। हम देखते हैं कि आजकल जब हम देखते हैं उबेर है, ओला है, वो ऐसे ही चलता है कि किसान लोग उसको जैसे हम देखते हैं कि एक के ज़रिए से दूसरे की सर्विस देते हैं। तो ऐसे ही हम अगर देखते हैं कि हम यंत्रों की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही मॉडल हमको लाना है कि पहले अपने लिए एक यंत्र खरीदें और उसका दूसरे के खेत पे भी उसका इस्तेमाल करके रेंट के हिसाब से हम उससे लाभ ले सकते हैं। और दूसरी बात रही कि जो हम ड्रोन की बात करते हैं कि कोऑपरेटिव्स जो है उनके लिए बिल्कुल जो सरकार की ओर से योजना है उसमें जो कोऑपरेटिव्स है, एफपीओज है, उनके लिए अलग स्तर से असिस्टेंस मिलती है, किसी पे 40%, किसी पे 50%। जैसे हम ड्रोन की बात करते हैं तो एफपीओज के लिए 75% की सब्सिडी मिलती है, तो किसान उस ड्रोन को लेके दूसरों के खेत पे भी उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और इवन कि अगर किसान उसको ना खरीदना चाहे या जो एफपीओज है सिर्फ उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहे तो उसके लिए भी सरकार की ओर से उनको 6,000 रुपए मिलता है उसको डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए। तो ये जो हमारे परेश जी की ओर से जो सुझाव है यही एक्चुअली किसानों को अपनाना है कि यंत्र खरीद के, जैसे हम कस्टम हायरिंग बैंक की बात करते हैं, उनको खरीद के दूसरे के खेत पे उसका उपयोग करके खुद भी मुनाफा कमाए और दूसरों के इस खेत पे मैकेनाइजेशन को पहुंचाएं। डॉक्टर रऊफ, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार की बहुत अच्छी संभावनाएं बनती जा रही है कस्टम हायरिंग सेंटर्स के जरिए। तो अगर कोई कस्टम हायरिंग सेंटर लगाना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो सरकार की ओर से जो योजना है सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उसमें बिल्कुल जो मशीनरी बैंक है, कस्टम हायरिंग सेंटर है, उसको स्टार्ट करने के लिए भी उसमें असिस्टेंस मिलती है। लेकिन पहले मैं अपने युवाओं को ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल मॉडल देखना चाहते हो जिसमें आपको बहुत मुनाफा मिले तो आप पहले अपने क्षेत्र में देखिए कि किस किस मशीनरी की ज़रूरत है, उसी हिसाब से आप उन मशीनरी को क्लब कीजिए कि हम ये मशीनरी रखेंगे अपने सेंटर पे, उस सेंटर पे आपको सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है। तो आप अपने जो स्टेट एग्रीकल्चर है वहाँ पे आप उसका ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आपको उन मशीनरी को खरीदने के लिए जो सब्सिडी का लाभ है वो मिलेगा। उसके बाद उन मशीनरी को आप दूसरों के खेत पे ले सकते हैं, तो उसमें जो युवा है अपना रोजगार कमा सकता है और जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करता है वहाँ पे भी कम से कम 2-3 लोगों को वो रोजगार दे सकता है, क्योंकि फील्ड वर्कर चाहिए, ट्रैक्टर ड्राइवर चाहिए, मेंटेनेंस पर्सन चाहिए, तो सबको इसमें रोजगार मिलने का आवश्यकता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। सोलन हिमाचल प्रदेश से कैलाश चंद जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं कैलाश जी क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, सेब को ऑर्गेनिक कैसे रखा जाए? जी डॉक्टर महेंद्र। कैलाश जी, आपने पूछा सेव का, यानी कि पूरा प्रश्न दोबारा दोहराएंगे क्या? कैलाश जी बताएं क्या सवाल था, आप एक बार फिर से दोहरा दें। अच्छा, जो हम समझ पाए हैं डॉक्टर महेंद्र, वो कैलाश जी जानना चाहते हैं कि जैविक खेती किस तरह से सेब की कर सकते हैं। जी देखिए, जैविक खेती यदि किसानों को करना है तो सबसे पहले तो हमें जो उसकी प्रजातियां हैं, किस्में हैं,
उनका चुनाव करना है जिसमें कि कम से कम आपको कीड़े और बीमारियों का प्रकोप होता हो। तो जब तक बीमारी की बात करते हैं तो सेब में सबसे ज्यादा बीमारी लगती है स्कैब। तो एक तो आप प्रजाति का चुनाव करने से पहले आपको केवल स्कैब के जो स्कैब रोधी जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों को लें। जैसे कि हम बात करते हैं प्राइमा है, प्रिस्चिला है, कूप 4 है, वो प्रजातियां हैं। लेकिन जो ये वाली जो प्रजातियां हैं उसमें थोड़ा सा जो मिठास कम होती है, थोड़ा खटास ज्यादा होती है जी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेब में 10 से 12 स्प्रेज की जरूरत पड़ती है इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें हम बात करेंगे एक तो स्कैब होता है, एक पाउडर मिल्ड्यू होता है, एक उसमें आपका क्या कहते हैं ये एंथ्रेक्नोज आता है, एक आपका लीफ स्पॉट आता है, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट आता है जी। जब कीड़ों की बात करते हैं तो कीड़ों के लिए जैसे ग्रीन एप्पल एफिड है, वूली एप्पल एफिड है और रेड स्पाइडर माइट है, ये कुछ कीड़े हैं। उनकी रोकथाम के लिए ऐसा तो हमारे पास में एज सच पूरा की पूरा ऐसा कोई कंट्रोल मेजर नहीं है कि 100% हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रकोप है उनको थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें यही करना है कि उन प्रजातियों को चुनाव करें जिनमें इन रोग और कीड़ों से जो लड़ने की जो क्षमता है वो ज्यादा हो, तो उन्हीं प्रजातियों का आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और डॉक्टर महेंद्र, इससे पहले आप सेब के बागों में सिंचाई व्यवस्था के बारे में भी बता रहे थे। मैं चाहूंगी कि बताएं कि किस तरह से सिंचाई की जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए, पानी कितने दिनों के अंतराल पर देना चाहिए? जी, जैसा कि सिंचाई इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जो सेब की खेती होती है ज्यादातर पहाड़ों में होती है, और वहाँ पहाड़ों में क्या होता है कि ज्यादातर हमारे पास न ट्यूबवेल होते हैं न कैनाल होता है, कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले तो जो भी किसान भाई हमारा सेब की खेती के लिए अपना खेती के लिए तैयारी कर रहा है, उसको सोच के चलना चाहिए कि हमें सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था करनी है। तो हमारे पास में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को हमें बनाना है, और जो पानी एकत्रित होता है उसको इस्तेमाल उसके जो स्टेजेस जैसे होती हैं, क्योंकि मार्च का महीना जब होता है जिसमें फूल और पत्ती एक साथ में इसमें आता है, तो फूल जब आते हैं इसमें तो हमें पानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। जब सेब के पौधों में जब फ्रूट सेट हो जाता है, जब फल सेट हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे जब सेब के फल बन जाते हैं और वो जो गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, उसमें जो आपके पास में जो स्टोरेज का जो पानी है, चाहे वो स्रोतों का पानी हो चाहे कहीं चश्मे का पानी हो, उस पानी को लेकर के आपको यानी कि मार्च के अप्रैल के बाद में अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने क्रिटिकल हैं जबकि सेब के पौधों को सिंचाई की बड़ी आवश्यकता होती है। इसमें सबसे अच्छा होता है कि किसान भाई हमारे ड्रिप इरिगेशन में जाते हैं तो उसमें पानी की कम से कम 70% तक उसमें सेविंग हो जाती है, यानी कि उसको 4 से 5 गुना क्षेत्रफल में आप लेके जा सकते हैं जो आपका पानी है। तो एक तो आप ड्रिप इरिगेशन में जा सकता है, और एक आप इसमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना करके पानी को एकत्रित कीजिए, और मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में 15 से 20 दिन के अंतराल पर ड्रिप इरिगेशन के साथ में पौधों में सिंचाई करते रहें, जिससे कि आपका जो पेड़ है उसकी बढ़वार भी बहुत अच्छी रहेगी, फलों का जो आकार है वो भी अच्छा रहेगा, और जो पैदावार है टोटल जो आपकी पैदावार मिलने वाली है वो काफी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, तो विस्तार से बताया आपने कि सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से किसानों को करनी चाहिए सेब के बागों में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल भेजा है कुणाल जी ने व्हाट्सएप के जरिए, और जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टर लेने के लिए लोन यानी कि ऋण मिल सकता है? जी डॉक्टर राव। जहाँ हम लोन की बात करते हैं वो तो बैंक पे डिपेंड करता है, लेकिन जब हम सब्सिडी की बात करते हैं, क्योंकि लोन तो आपको बैंक से मिलता है, वो आपके लोकल बैंक का जो जरिया है, लेकिन सब्सिडी बिल्कुल है। सब्सिडी आप ले सकते हैं कि जो भी आपको ट्रैक्टर खरीदना हो उसमें किस पावर रेंज में खरीदना हो उस हिसाब से आपको सब्सिडी मिल सकती है, और आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं मंत्रालय के साइट पे कि किस पावर रेंज में कितनी सब्सिडी मिलने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो कुणाल जी जाना आपने कि सब्सिडी का लाभ आप ले सकते हैं अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो। इसी तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए कृषि यंत्रों से आप जुड़ सकते हैं, और इससे आपकी कृषि भी उन्नत होगी और साथ ही उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। तो इसी तरह से बातचीत हमारी जारी रहेगी हेलो किसान कार्यक्रम में। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक,
बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम कृषि यंत्रों से जुड़े हुए सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, साथ ही सेब की खेती की बातचीत की जा रही है। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप भेज सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए, या फिर टोल फ्री नंबर के जरिए भी आप सीधे सीधे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं सतीश जी? हाँ, मुझे पूछा था पावर वीडर कितने कौन सी कंपनी का अच्छा है? जी चलिए, किसी निजी कंपनी का नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं जान लेते हैं। जी डॉक्टर रॉफ बताएं। जो भी आपको पावर वीडर लेना है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार की ओर से एक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी रहती है, तो उसके लिए टेस्टिंग सेंटर रहता है। आप किसी भी कंपनी का पावर टिलर ले लीजिए, लेकिन आपको पहले चेक करना है कि उसका टेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या सरकार की ओर से उसकी टेस्टिंग हुई है। उसी हिसाब से आप पावर टिलर ले सकते हैं। आप उस टेस्ट रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं कि ये कितना फ्यूल कंजप्शन है, क्या है इसमें। तो जहाँ से भी आप लेना चाहेंगे उस मैन्युफैक्चरर से बता दीजिए कि मुझे इसका टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, जो किसी सरकारी संस्थान के जरिए रिलीज हुआ है। जी तो सतीश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर महेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि सेब की खेती के दौरान वो कौन कौन से कारक है जो फलों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं? रोग कीट का प्रकोप किस तरह से हो सकता है, और जैसे कि आपने कार्यक्रम में पहले भी बताया कि ओलावृष्टि भी फसल को कई बार प्रभावित करती है, तो ऐसे क्या क्या कारक हो सकते हैं? जी, जो सेब का जो फल है उसकी जो गुणवत्ता है, उसके कुछ कारक हैं जिनको हमें बहुत ही विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। जी सबसे ज्यादा है इसमें जो सेब के जो फल हैं उनको नुकसान होता है हमारे स्कैब की बीमारी से। तो जैसे ही हमारे, क्योंकि जो तीनों स्टेट गवर्नमेंट है हमारे, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो किसानों के लिए हर साल अपना एक शेड्यूल बनाते हैं वो, और वो बताते हैं कि किसानों को किस स्टेज पर किस दवा को छिड़काव करना है। तो वो जो उनको बोलते हैं पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज, उन जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज है उसका विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि इसमें 8 से 10 स्प्रे होते हैं। यदि हम समय पर उनका ध्यान नहीं देते हैं, और वो जो स्प्रेज है हमारे डोरमेंसी जब शुरू होती है, पौधे जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी होता है, तब से ही हमें शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सैंजोस स्केल एक बीमारी होती है, उसके नुकसान से भी पौधे की जो बढ़वार है वो काफी कम हो जाती है। उसके लिए जनरली हम लोग डीजल स्प्रेज आता है, हॉर्टिकल्चर मिनरल स्प्रेज होता है। उसके बाद जैसे फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के टाइम में हमें कुछ स्प्रे नहीं करना, लेकिन जब मार्च के बाद में यदि कुछ रेंज जब आती है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जब मॉडरेट होता है, तो इन बीमारियों को जो प्रकोप है बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जैसे ही गवर्नमेंट की जो फोरकास्टिंग होती है, उन फोरकास्टिंग पर बिल्कुल विशेष कर ध्यान रखें, और ध्यान करने के बाद उन जो शेड्यूल जो बना हुआ है, तीनों स्टेट गवर्नमेंट्स का शेड्यूल है, उन शेड्यूल के अकॉर्डिंगली उन जो केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं, उनका समय समय पर उनको छिड़काव करते रहें, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर महेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय सेबों के बाहर विदेशों में भी अच्छी खासी मांग रहती है, ऐसे में हमारे जो किसान निर्यातक बनना चाहते हैं वो क्या करें, उनके लिए कुछ खास सुझाव आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे देश में एक संस्था है जिसको कि हम बोलते हैं अपेडा, जो कि एक्सपोर्ट के संबंधित ही होती है। वो अब अपेडा है, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ में काम करता है, और उनके अपने कुछ मानक होते हैं जिनको बोलते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कोडेक्स स्टैंडर्ड्स। यदि किसी भी किसान भाई को एक्सपोर्ट करना है किसी कंट्री के लिए, तो उस पर्टिकुलर कंट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको सामने रखें, और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सामने रखने के बाद उसी तरह से उनकी ग्रेडिंग करनी चाहिए, और ग्रेडिंग के बाद उनकी पैकेजिंग होनी चाहिए। पैकेजिंग के बाद में उनका फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स होता है, और तो एक चेन ऑफ प्रोसीजर्स है, उनको
करना है तभी उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर महेंद्र, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी है सेब के किसानों के लिए, और ये तमाम जानकारी उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आप सभी का, किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए अब कार्यक्रम में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर रऊफ आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। खास तौर पे जैसे कि आपने जिक्र भी किया था, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए भी विशेष जोर दिया जा रहा है। तो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किस तरह की मशीनों की आवश्यकता किसानों को पड़ती है और इससे जुड़ी किस तरह की योजना है, बताएं। जो फसल अवशेषों के प्रॉब्लम हमारी थी, उसके लिए जो सरकार की ओर से योजना है जिसको हम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के नाम से जानते हैं, पिछले 4-5 साल से चल रहे हैं। ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जहाँ से ज़्यादा समस्या आ रही थी। तो इसमें क्या है कि सरकार की ओर से जो टेक्नोलॉजी है, रिवर्सिबल एमबी प्लो है, स्टार मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा जो बेलर है, जो भी या सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, इन सब पे सरकार की ओर से सब्सिडी मिल रही है। जो मेन पर्पज इसका ये है कि सरकार की ओर से कि इन राज्यों में, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, किसान इसका लाभ लें और जो भी हमारी जो बर्निंग इशू आ रहा था वो ना आ जाए, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था। तो सरकार की ओर से क्या है कि जो भी हमारे किसान हैं इन राज्यों में, वो अपने नजदीकी जिला अधिकारी से बात करके इन मशीनों को खरीद करके उनका इस्तेमाल करें खेतों पे, और उससे क्या होगा कि जो हमारी समस्या आ रही थी पोल्यूशन की, वो भी कम हो सकती है और किसानों को सही से लाभ मिल सकता है। बिल्कुल डॉक्टर रऊफ, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें इस कार्यक्रम के दौरान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है कि आज इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई होंगी उससे आपको बहुत सारा लाभ होगा। कृषि यंत्रों का इस्तेमाल आप करेंगे, सरकार की योजनाओं से भी जुड़ेंगे। साथ ही अगर आप उन इलाकों में रहते हैं जहां पर सेब की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, तो अच्छे उत्पादन के लिए आपको क्या क्या करना है आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा अनार की खेती। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बातचीत की जाएगी प्राकृतिक खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं तो नोट कर ले ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं। आपको बता दें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इनसे जुड़कर कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी और आप अपने सवाल भी भेज पाएंगे। साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ हेलो किसान की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।